बहुत सारे रिमार्क्स आते हैं और हमारे कोर्ट कॉन्टेक्स्ट में रिमार्क से कुछ न कुछ असेसमेंट भी हो जाती है। ठीक। अब पिछले हफ्ते एक रिमार्क्स आए एक मौजूद जज साहब के कि जो आलमी असूल हैं वो मिलिट्री ट्रायल को मना नहीं करते। आलमी असूलों में मिलिट्री ट्रायल की ममानियत नहीं है। एग्जैक्टली आई रिमेंबर दीज वर्ड्स। सही। अगर मैं इस कमेंट को, इन रिमार्क्स को आगे बढ़ाऊं तो फिर तो खतरनाक सूरत हाल है। और जिस तरह का आर्गुमेंट आ रहा है, मसलन आपने राज साहब की बात की, आज भी उसी आर्गुमेंट का जो राज साहब ने पिछले हफ्ते दिया था, आज भी उसका जिक्र हुआ बाकायदा। हर मुल्क का अपना एक मैकेनिज्म होता है। पाकिस्तान के अंदर मसलन 1962 में या 67 में ये 21D और 2D2 डाले गए थे। आज मैं हैरान होता हूँ, उमर अयूब खान जब इसकी खिलाफ बात कर रहे होते हैं तो मैं उसको बड़े हैरानी से सुन भी रहा होता हूँ, देख भी रहा होता हूँ। और फिर इतनी हुकूमतें आई। खैर, जब ये फैसला आ रहा था उस वक्त भी ये आर्गुमेंट्स आ गए थे, कोई नई बात नहीं है। आज के कॉन्टेक्स्ट में बात जजेज लंबी करें, हेयरिंग लंबी करें, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है सुनते हुए या देखते हुए केस को, या चूंकि खबरें आती हैं, बायोटिकर चल रहे होते हैं, इसलिए कि एटलीस्ट हम एक हमारी हिस्ट्री जो है जिसको अनचेकर्ड या चेकर्ड कह लें, वट एवर यू लाइक टू से, वो एक रिवाइंड हो रही होती है कि हमने 60 में हम किस जानिब खड़े थे, हम 80 में कहाँ खड़े थे, फिर हम 90 में किस जानिब खड़े थे, फिर 2004-5 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करके हम कहाँ खड़े थे, फिर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुकमुका का नाम देकर हम कहाँ खड़े थे, और अब जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए थे, अब तो उसी मुकमुका को हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को अपना रहे हैं। तो हर दौर में वक्त के मुताबिक जो कुछ होता रहा, वो अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग में हमारी हिस्ट्री हमारे सामने आती है, भाई मैं एंजॉय किया करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, वो रिपीट टेलीकास्ट लगती है। सही कहा आपने। इसार राना साहब, सियासत का जो तज़किरा है वो कर लेते हैं। अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस की जो बात हो रही है, अब 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। इससे पहले कि हम ये बात करें कि कितनी जान होगी इस तहरीक में या कितना डंट कर सकती है हुकूमत को, ये एजेंडा का जो मौजू है, अगर ये डिस्कस किया जाए कि खान साहब की रिहाई एजेंडा है, तो PTI के अलावा जो बाकी फरीक हैं वो भी इसी को अपना ऑब्जेक्टिव बना के बाहर आ जाएंगे सड़कों पे, या इस पे आपको लगता है इख्तिलाफ हो सकता है? नहीं, देखें, बात ये पहले समझे। पहले तो मैं ये जितनी भी ये जमातें हैं ना, मैं इन सबको अब बस मैं समझता हूँ ये दिहाड़ीदार किस्म के लोग हैं। अच्छा। यही लोग कल शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे इमरान खान के खिलाफ, आज यही लोग इमरान खान के साथ खड़े शहबाज शरीफ के खिलाफ। तो मैं तो इन लोगों को सीरियस लेता ही नहीं हूँ। ये अपनी रेलिवेंसी कायम रखने के लिए इसी तरह करते हैं। अच्छा, देखिए, पहले तो बात समझे कि इमरान खान की लड़ाई क्या शहबाज शरीफ के साथ है या इस्टेब्लिशमेंट के साथ? अगर इमरान खान की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ है तो क्या फजलुर रहमान, अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते। अच्छा। फजलुर रहमान साहब को इस्टेब्लिशमेंट से गिले हो सकते हैं, लेकिन वो उनके मुखालिफ नहीं है। गिले दूर हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। अचकजई साहब भी शुरू पहले से कभी से इसी तरह करते आ रहे हैं। जमहूरियत की उन्होंने शाल ओढ़ी हुई है, कभी वो शाल ओढ़ के कहीं खड़े हो जाते हैं, कभी कहीं खड़े हो जाते हैं। तो मुझे इस ग्रैंड अलायंस से कोई इतनी तवक्कुआत नहीं है कि कोई पता नहीं क्या इनकलाब लेके आएंगे, सड़कों पे आए, कुछ ऐसा नहीं होने लगा। इमरान खान को अगर कहीं छूट मिलनी है तो वो कहीं और से मिलनी है। शहबाज शरीफ साहब ने तो देनी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तो अपने लिए छूटें तलाश करते फिर रहे हैं। अच्छा। तो वो इमरान खान को अगर मतलब कहीं पे इस रिहाई से लेके बाकी मामला तक होने, तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है। इस हुकूमत के खिलाफ आप तहरीक चलाते रहे, कोई नहीं है हुकूमत के। तो वैसे ही वो उन्होंने स्पीकर लगाए हुए कि हमें मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है, तो इन्होंने क्या किसी को रिहा करना है? ये तो दो बंदों को जेल में नहीं मिलने के लिए वो इनको आजादी हासिल कि ये मिलवा दें अपनी मर्जी से, जब तक कहीं और से वो ना आए, हुक्म है। तो इस सोल्यूशन फिर सोलो फ्लाइट ही है कि PTI सोलो फ्लाइट करे? बात सोलो फ्लाइट की है ही नहीं। अब खान साहब के हाथ में सोलो फ्लाइट वाला भी मामला इतना मजबूत नहीं है कि वो सोलो फ्लाइट करें। अच्छा। अब तो एक जिसे कहना चाहिए कि बस कहीं देखें, अगर कोई टर्निंग पॉइंट खुद ही आ जाए तो क्यों नहीं है? कहा तो जाता है सोशल मीडिया पे कि सबसे पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, बहुत आवाम है पीछे, तो अब वो ऑप्शन क्यों नहीं है? मैं सुन लीजिए,
कि वो एक जुमला और भी कहा जाता है कि मकबूलियत और कबूलियत में अभी तो एक फर्क है ना। मकबूलियत होगी उनकी लेकिन कबूलियत नहीं है। तो मेरी तो राय पहले दिन से ये कि अगर चले मकबूलियत हो और कबूलियत ना हो तो फजूलियत भी नहीं होनी चाहिए। वो ऐसे चेहरे ले या थोड़े से साफ सुथरे हों जिनके ऊपर लोग थोड़ा सा ट्रस्ट कर लें। ठीक। तो इमरान खान को सोलो फ्लाइट या नहीं, लेकिन इस निजाम में इस लम्हे मौजूद तक इमरान खान के लिए कोई -0% भी कोई नरमी कहीं मौजूद नहीं है। ठीक है, आगे जाके क्या होता है, अल्लाह क्या करता है वो फिर आगे जाके पता चले। ठीक। उनकी सारी बातों से इत्तेफाक के बाद सिर्फ एक का मुझे सवाल है कि लड़ाई उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है बकौल राणा साहब के, और उन्हें रियायत भी उन्हीं से चाहिए। तो फिर लड़ाई किस चीज़ की है? फिर तो खतूतबाजी है कि मेहरबानी करो मेरा खत को यही समझो कि मुझे रास्ता दो, और वो शहबाज शरीफ ने रास्ता रोका हुआ है। वो तो इमरान खान साहब ने अपना एक पेज का रास्ता खुद छोड़ा था। जब एक मिनट, अगर राणा साहब आपने बीच में बोलना है तो मैं साहब मैं आता हूं आपकी तरफ। आमिर साहब कंटिन्यू कीजिए जी। हाँ, तो ये जो है ना फजूलियत, असल में ये जो माकूलियत है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अगर सियासतदान हैं और आप समझते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट को घुटनों के बल नहीं ला सके, ये जिस अलायंस को बनाने की कोशिश हो रही है, जिनके घरों में इस्लामाबाद में गए, उन्होंने एक साहब ने कहा पहले आपने कोशिश की एक जनरल बगावत करेगा, नाकाम हुए, फिर आपने सोचा एक जज बगावत करेगा, नाकाम हुए, फिर 26 नवंबर को आपने सोचा कि अवाम बगावत करेगी, आप नाकाम हुए। तो जो काम आपको एक साल पहले इलेक्शन के फौरन बाद करना चाहिए था, अब आप हमारे पास आए हैं। ये कोई पीटीआई की तरफ इनमें से कोई भी चल के नहीं गया, ये सब जगह पे पीटीआई गई है। बेशक विजडम होगी राणा साहब के पास, लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टी तो इमरान खान की है, और उनकी क़यादत में जो लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे, चाहे वो सिंध में जा रहे हैं, अंदरूने सिंध जा रहे हैं, वो अचकज़ई साहब के पास जा रहे हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान की इक़्तिदा में मुक्तदी हुए हैं कई महीनों से, और मौलाना ने के जो सेनेटर कामरान मुर्जा का मैंने बयान देखा, उन्होंने कहा दूसरे दर्जे की क़यादत इनके साथ बात करेगी। यानी वो इस काबिल नहीं समझते। लेकिन पीटीआई ने दर तो नहीं छोड़ा कोई भी कि अल्लाह दा वास्ता जे रास्ता दो, क्योंकि ये कोई ऐसी बादशाहत नहीं है कि आपके पास कोई प्लान था तो आपने कर लिया और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज भी इनका कोई प्लान नहीं है। बिल्कुल दाव दप्पा लगा, इनका चूरन अमेरिका का बिक गया। इन्होंने महंगाई वाला काम जो पाकिस्तान आज भुगत रहा है, फरवरी 2022 में इमरान खान ने बतौर वजीर आजम IMF नहीं पूरी दुनिया को धोखा दिया, अवाम को यहाँ धोखा दिया, जो रेट कम किए थे उसको पाकिस्तान आज भुगत रहा है। तो वो चूरन बिका, मकबूलियत हो गई। लेकिन आप मुझे बताएं वो जो 100 दिन में करना था, ये जो आज तनकीद हो रही है कि जनाब ये पत्नी क्या इश्तिहार आए, तो इनके पास तो इश्तिहार भी ये था, हम मसरूफ थे, इनके अलावा इनके पास कुछ था भी नहीं। अगर कोई करता है तो दिखाता है ना। ये तो हमें चुप करा रहे थे उस वक्त, 6 महीने नहीं बोलना, साल नहीं बोलना, सारी का सारा। ये जो आज मीडिया के ऊपर एतराज हो रहा है पीका एक्ट पे, मुझे बताएं इतनी खुली डिबेट मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे कभी फौज के खिलाफ हुई है? जो हमारे यहाँ हर बंदा दानिश्वर बन के लगा हुआ है, इस वक्त चढ़ा हुआ है, कौन सी ऐसी बात है जो नेशनल मीडिया पे नहीं हो रही और फौज के खिलाफ नहीं हो रही? तो आपको और कौन सी आजादी चाहिए? एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो लोग हैं वो चाहते थे, वो उन्होंने मसला हल कर लिया। मैं तो हैरान हूं इस एस्टैब्लिशमेंट पे, इस हुकूमत पे, कि उस पीका लॉ को बना के घर घुस गए हैं। मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं गलत खबर दूं, मुझे फेक न्यूज पे शर्मिंदगी भी होनी चाहिए, मुझे माफी भी मांगनी चाहिए, और मैं जर्नलिस्ट हूं तो मैं खबर फेक दूंगा क्यों? मेरा काम ही नहीं है कि मैं गलत खबर दूं। ये जिन लोगों का धंधा है यूट्यूब का, जिनका सोशल मीडिया का, उनको पकड़े, लाएं कटहरे में, क्यों अपने आप को गंदा करा रहे हैं? किसी कोर्ट ने कोई स्टे थोड़ी दिया पीका ऑर्डिनेंस पे अभी तक, पीका लॉ पे करें काम अपना। सही, मतलब इंप्लीमेंटेशन की बहस तो हो रहा है। पर आचा साहब, कमिंग बैक टू अपोजिशन अलायंस, ये बेशक ये कहना कि फजलुर रहमान साहब डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो है नहीं, लेकिन एक ये फैक्ट भी है कि जब सड़कों पर आवाम आती है, फजलुर रहमान साहब के पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है। बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे उस दौर में भी एक मार्च हुआ था, अच्छा खासा प्रेशर एक्सर्ट हो गया था। इसकी कोई सिंबॉलिक वैल्यू नहीं होगी? आपको लगता है कि ये जो 2 मीटिंग्स इस्लामाबाद में होने जा रही हैं सिर्फ ये मीडिया की कंजम्पशन के लिए, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है? एक साल से कुछ लोग जो पीटीआई में अभी नहीं हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते, मैं फवाद चौधरी साहब और दीगर की बात कर रहा हूँ, वो एक साल से कहते रहे कि सियासी जमातों को साथ लें, ख़ास तौर पर जो हुकूमत का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिस्सा नहीं है, उनकी बात पे कान नहीं धरा गया। सोलो फ्लाइट जिसका आपने जिक्र किया, और वो वेंचर जिनकी राणा साहब ने बात की, यानी 26 नवंबर वाला हो, या वो स्टॉल करना था आर्मी चीफ की तैनाती को, या 9 मई वाले वाक़यात हों, वो सारे उनका वो रिज़ल्ट नहीं निकला। साल के बाद अब जाकर दीगर सियासी जमातों से बात की जा रही है।
मैं इसको अच्छा समझता हूँ। ये नहीं, मैं टॉन्ट नहीं कर रहा कि पीटीआई चल के जा रही है, पीटीआई बहुत अच्छा कर रही है, चल के जा रही है। तो पीटीआई को ये 1 साल पहले करना चाहिए था, ये 9 फरवरी को करना चाहिए था, 10 फरवरी को करना चाहिए था। लेकिन बात ये है कि फिर मैं आऊँगा अपने उस बुनियादी नुक्ते पे कि 10 अप्रैल 2022 से पहले आपका आइडियल कुछ और था। वो आइडियल क्या था कि जनरल बाजवा सबसे बड़े जमहूरियत पसंद हैं और वो फौज के खिलाफ जो कोई बात करेगा, पता नहीं खुदा न खास्ता वो क्या कहेगा, क्या करेगा, और ये है कि ये सारे डाकू चोर हैं। फिर एक दिन हमने सुना खुद खान साहब के मुंह से कि मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था ये सारे करप्ट हैं, डाकू चोर हैं ये। 10 अप्रैल 2022 के बाद जब आपकी पॉलिसी बदली, अब अगर आप पॉलिटिशियंस के साथ पास जा रहे हैं तो आप सारे पॉलिटिशियंस को रीच आउट करें। ये नहीं है कि आप एक तरफ जब पावर गेम में आपने इन होना चाह रहे हैं तो आप कहें खत भी मैं उधर लिखूंगा। आप पावर गेम में आने के लिए मुदाकरात की बार बार आप बात करते रहे। आपके हर बंदे ने कहा कि जी हम तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेंगे। ये पॉलिटिशियन जिनसे अब आप बात कर रहे हैं, महमूद खान अचकजई साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, शायद खाकान अब्बासी साहब हों, बलोच नेशनलिस्ट जो सियासी जमातें हैं, या सिंध में जाकर आपने जीडीए वालों से बात की, ये पॉलिटिशियन ही हैं। आपको बार बार कहा जाता रहा कि सियासतदानों के साथ बैठें। अगर इतना ही फ्यूटाइल आप साल पहले समझते रहे तो आज तस्लीम करें कि आपने वक्त ज़ाया किया। पराजा साहब, लेकिन पराजा साहब वहाँ पर इख्तलाफात भी तो है ना पराजा साहब। जिस तरह कहा जा रहा है फजलुर रहमान साहब के अपने रिजर्वेशन हैं, वो इस अलायंस को लीड करना चाहते हैं। शायद खाकान साहब कह रहे हैं इख्तलाफात मौजूद हैं। तो ये तमाम एंटिटीज इकट्ठी हो भी गई तो इख्तलाफात का क्या करना है, लीड कौन करेगा? बड़ी अच्छी आपने बात की। पीटीआई बजाते खुद पहले फैसला करे कि वो वाकई मौलाना साहब को लीड करवाना चाह रहे हैं। देखे ना, ये मुदाकरात जब जारी थे 26वीं तरमीम के वक्त मिल के बैठे रहे और मौलाना साहब के पास जाते थे कि हमें मुलाकात का टाइम तो लेके दें। फिर अली अमीन खान गंडापुर का याद नहीं वो बयान आया था, खान साहब को खुद को कहना पड़ा कि वजीर आला जो हैं वो मुल्क की सियासत की बात करें, वो डीआई खान की मकामी सियासत को छोड़ दें। पहले तो पीटीआई खुद फैसला करे ना। बाकी जो इख्तलाफात होते हैं, मसलन हमने एमआरडी भी देखी है, मैं स्टूडेंट था उस वक्त, हमने एआरडी देखी है। हम यहाँ पार्लियामेंट कवर किया करते थे, राना साहब और मैं, हम इकट्ठे सुबह सुबह पहुंचते थे। जनरल परवेज मुशर्रफ जितना भी पावरफुल था, शाहजी एक बार वो एड्रेस कर सके थे पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को। आइन बाइंडिंग करता है 56 आर्टिकल में कि हर पार्लियामेंट्री ईयर से पहले सदर खिताब करेगा। सिर्फ एक खिताब किया था, वो मुक्के लहरानों वाला। दूसरी दफा उनको जुर्रत नहीं हुई थी। क्या उस वक्त एमएमए, पीपल्स पार्टी और नून लीग यकजान हो गए थे? क्या वो एक दूसरे में मर्ज कर गए थे? नो, एमएमए ने 17वीं तरमीम में वोट दिया था, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नहीं दिया था। पीपल्स पार्टी टूटी हुई थी, पैट्रियट्स बने हुए थे, नून लीग वाज कट टू साइज। लेकिन अपोजिशन ने अपना वजन दिखाया, अपोजिशन ने फोर्स किया कि जनरल परवेज मुशर्रफ सिर्फ 6 सालों में 5 सालों में एक बार एड्रेस करने के लिए आए। अपोजिशन के जो पार्टियां होती हैं, हर एक अपना नजरिया, हर एक की अपनी। ठीक है, पॉइंट आ गया पराजा साहब आपका। इसार साहब, एक तो आमिर साहब की बात को रिस्पॉन्ड कर दें, और सेकेंडली अगर एक ही वक्त पे 2 कश्तियों में सवार हो जाए पीटीआई के, एक तरफ अपोजिशन अलायंस की तहरीक का भी हिस्सा है और साथ साथ जो अंसार अब्बासी साहब की खबर भी आई कि गंडापुर साहब के जरिए इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ता बहाल करने की कोशिश भी की जा रही है, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट भी तो मौजूद है ना कि अगर बैकडोर राब्तों से ही अपना काम करवाना है तो फिर अपोजिशन अलायंस का पॉइंट क्या है, जिस तरह से आपने कहा पहले? नहीं, देखिए बात यह है कि जिस क्राइसिस में पीटीआई फंसी हुई है, उसने तो कोई ना कोई रास्ता अपने लिए निकालना है, कहीं से रास्ता निकला है उसका। ठीक, तो अगर फर्ज करें कि वो इस्टेब्लिशमेंट से कहीं एंगेज भी है तो कोई छुप के तो नहीं है, वो तो अलन ऐलान है। खान साहब खत लिखते हैं तो अलन ऐलान लिखते हैं, गंडापुर अगर उनके बिहाफ पे करते हैं तो अलन ऐलान करते हैं। वो कौन सा कोई गाड़ी की डिग्गियों में छुप के जाके मिल के आते हैं या रात के अंधेरों में जाके मिल के आते हैं। वो तो ओपनली बात कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी हो तब भी ओपनली कहते हैं कि करनी है, नहीं करनी हो तब भी कहते हैं दरवाजे बंद कर दिए। रही पॉलिटिकल एक पीटीआई पे एक वो था कि जी वो सोलो फ्लाइट करती है, उन्होंने वो भी खत्म कर दी और उन्होंने अपने साथ बाकी सियासी जमातों को एंगेज किया। तो ये एक जो था कि जी पीटीआई तो किसी जमात के साथ चल ही नहीं सकती, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया।
अब रह गई बात ये कि जी इसके अलायंस की कौन वो करेगा, तो मेरा ख्याल है कि मुझे जो लगता है कि अगर ये अलायंस बना तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी लीड करेंगे। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का भी मुझे याद है कि ग्रैंड अलायंस बनाती थी तो वो बैक बेंचर होती थी और आगे वो मौलाना वो नसरुल्लाह खान को रख लेती थी, किसी और को रख लेती थी, लेकिन पर्पस उनका ही सर्व हो रहा होता था।